प्रोग्राम हमारे मसाइल में आप सबका खैर मकदम है। ईटीवी उर्दू के इस नए सिलसिलेवार प्रोग्राम में हम हर हफ्ते इसी दिन इसी वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुताल्लिक़ उन मसाइल और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जमा होंगे जो पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क के दानिश्वरों, सियासतदानों और आम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुसलमान दुनिया के हर खित्ते में, हर मुल्क में, हर बर्रे आज़म में आबाद हैं। कहीं वो अक्सरियत में हैं, कहीं अक़लियत में हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में अक़लियत में है। और यही वजह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी होते हुए भी एक वसी तर मुस्लिम समाज का हिस्सा हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। सरकारी आदाद व शुमार हमें बताते हैं कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। अगर हम गैर सरकारी आदाद व शुमार पर भरोसा करें तो ये तादाद, कुछ लोग कहते हैं कि 15 करोड़ है, कुछ कहते हैं 18 करोड़ है। बहरहाल तादाद जो भी हो, हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान बसते हैं। ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी मुसलमान उन वाक़यात से, उन चीज़ों से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते जो हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के बाकी ममालिक में होती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में जो बहस छिड़ी, हिंदुस्तानी मुसलमान भी उस बहस के दायरे में आ गए और वो सवालात जो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में उठाए जा रहे हैं वो खुद हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में भी उठाए जाने लगे। खुद हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल के अरसे में सियासी सतह पर जो गैर मामूली वाक़यात पेश आए हैं, समाजी और इक़्तिसादी सतह पर जो तारीख़ साज वाक़यात पेश आए हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को बड़ी हद तक मुतासिर किया है। चुनाचे इसी पस मंज़र में ईटीवी उर्दू ने यह फ़ैसला किया है कि हर हफ्ते किसी ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाएगा जो हिंदुस्तानी मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता हो और उस पर माहिरीन के साथ मिलकर और कुछ मदू सामईन की या नाज़रीन की मदद से गुफ्तगू की जाएगी। आज के लिए हमने एक ऐसे ही मौजू का इंतखाब किया है जो काफ़ी अहमियत रखता है, इसलिए कि इस मुल्क में एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, ये फ़र्ज़ करते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने इर्द गिर्द एक हिसार कायम कर लिया है, वो दूसरों से अलग थलग हो गए हैं। और इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि अगर इस मुल्क के बड़े शहरों में जाकर देखा जाए तो हिंदुओं के महल्ले अलग हैं, मुसलमानों के महल्ले अलग हैं। खुद इसी शहर दिल्ली में, जहाँ इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ ऐसी आबादियाँ हैं कि जो खालिस मुसलमानों की आबादियाँ हैं और उनके बिल्कुल नज़दीक वो आबादियाँ हैं जिनमें मुसलमान न होने के बराबर हैं। इस मौजू पर जो काफ़ी अहमियत रखता है, गुफ्तगू करने के लिए हमने बाज़ सरकर्दा लोगों को यहाँ मदऊ किया है। हमारे पहले मेहमान हैं ज़फ़र आगा साहब। ज़फ़र आगा साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और जो लोग अंग्रेज़ी सहाफ़त का इल्म रखते हैं, अंग्रेज़ी अखबारात या जरायद पढ़ते रहे हैं, वो जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक ज़फ़र आगा साहब इंडिया टुडे के साथ, जो इस मुल्क का बहुत अहम जरीदा है, वाबस्ता रहे हैं। आजकल आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। ज़फ़र आगा साहब के साथ एक और सहाफ़ी मौजूद हैं यहाँ, जो माहनामा हयात के मुदीर हैं, शमीम फैज़ी साहब। और शमीम फैज़ी साहब के साथ ही हमारे शमीम तारिक साहब भी मौजूद हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, पेशे के एतबार से बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे पास 3 मेहमान और हैं। कासिम रसूल इलियास साहब हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं और एक और अखबार के मुदीर हैं, अफकार मिल्ली के मुदीर। हमारे पास प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं जो JNU के शोबा समाजियात से, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से में उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन इम्तियाज़ साहब उन लोगों में से हैं इस मुल्क के जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के नब्बास तस्वुर किए जाते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है मुसलमानों के बारे में और बहुत से मज़ामीन लिखे हैं और इस तरह की टेलीविज़न या रेडियो पर जो बहसें होती हैं उनके अंदर बड़ी पाबंदी के साथ हिस्सा लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि आज सहाफ़ी हमारी
महफिल में बहुत हैं। ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो भी बहुत सरकर्दा सहाफ़ी हैं, नेशनल हेराल्ड में काम किया, कौमी आवाज़ में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, और आजकल जो है वो आज़ाद सहाफ़ी के तौर पे कॉलम लिख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में कॉलम लिखते हैं और आलमी सहारा में कॉलम लिखते हैं। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं, और बातचीत का आगाज़ मैं करूँगा ज़फ़र आगा साहब से। बताइए कि आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मुल्क के जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों से अलग थलग सा कर लिया है, अपनी अलग बस्तियां सी बसा ली। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं, एक तो ये कि जो मुसलमानों की बस्तियां यानी जिसको घेटोइजेशन कहा जाता है वो, और दूसरा जो मुसलमानों के ऊपर वक्त बे वक्त ये चार्ज लगता रहा है कि मेन स्ट्रीम से अलग है। मेन स्ट्रीम का हम इस वक्त मौजू हटा के हम सिर्फ इस बात करेंगे घेटोइजेशन के मौजू पे, हालांकि मैं जानता हूं कि दोनों मौजू जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और मुताल्लिक हैं, लेकिन फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं इसी घेटोइजेशन। जी देखिए, आपने जो बात कही, आप खुद अभी कह रहे हैं कि खुद इस दिल्ली शहर में दो शहर बसते हैं, एक आम लोगों का शहर है और एक मुसलमानों की बस्तियाँ। मसलन पुरानी दिल्ली जो हमेशा से या जामिया का एरिया, जामिया नगर जो कहलाता है आजकल, ओखला का इलाका, और कुछ और बस्तियां, चूंकि दिल्ली अब फैलता चला जा रहा है, इस फैलती हुई दिल्ली में भी सीलमपुर की बस्ती हजारों की तादाद में, वहाँ पे एक कसीर मुसलमानों की तादाद है। तो क्या ये तो कह दिया जाता है कि घेटोइजेशन मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान मेन स्ट्रीम के साथ मिलके, आम लोगों के साथ मिलके रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नफ्सियाती फैक्टर है, जो वजह है, इसमें एक तो पुरानी दिल्ली है, वो एक पुरानी, जिसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वो असल में दिल्ली ही थी, एक वो बस्ती हो गई। उसके बाद दूसरा शहर बसा, और उसके बाद 1947 से लेके खुद दिल्ली का अगर तजुर्बा देखें तो जिस किस्म के फसादात हुए, जिस किस्म का की फिजा, कम्युनल फिजा बनी, उसमें मुसलमान जो था, वो जो कम्युनल यानी इस पूरे मसले को, जो हिंदुस्तान का जो कौमी मसला, कम्युनल इशू है, उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो एक मुसलमानों में साइकोलॉजिकल सीज पैदा हुई, और उस सीज की बुनियाद पर और जो हालात हैं जो पिछले खासतौर से 10-15 वर्षों 70s में आप देखेंगे कि एक दौर ये आया था कि जब मुसलमान इन बस्तियों से निकल के उसने नए इलाकों में नई कॉलोनीज जो दिल्ली में बस रही थी उसमें वो करना शुरू किया। लेकिन 80 से मस्जिद का ताला खुलने के बाद से लेके और तब से अब तक जो जिस किस्म की फिजा बनी, उसके बाद फिर ये एक खौफ का जो माहौल पैदा हुआ और जो एक सीज की जहनियत पैदा हुई, उस मैं समझता हूं कि वो जो नफ्सियाती पहलू है उसके, तो यानी आप ये तो मानते हैं कि घेटोइजेशन हो रहा है, बिल्कुल हुआ है, और इसके नफ्सियाती पहलू, और ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, बल्कि दूसरे जो रिवायती शहर हैं, बड़े शहर, उनके अंदर भी हो रहा है। और आपका कहना यह है कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अदम तहफ्फुज का एहसास है, ये इसकी बुनियादी वजह है। आइए देखते हैं कि ऑडियंस में कितने लोग ऐसे हैं जो इस राय से, ज़फ़र आगा साहब की इस राय से इत्तफाक रखते हैं, कितने लोग इससे मुत्तफ़िक़ हैं। मेरा ख्याल है कि आधा मुनक़सिम नहीं कह सकते, ऑडियंस तो तकरीबन सभी लोग इत्तफाक करते हैं। कोई बताना चाहेगा कि क्यों आप इत्तफाक करते हैं, कौन सा कोई साहब आप बताइए ये बात। अगर हम 800 साल हुकूमत मुसलमानों की को याद करें, और उसके बाद जब मुसलमान हिंदू सब एक साथ रहा करते थे, उसके बाद फिर अंग्रेज़ आते हैं और वो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत वो अमल करते हैं। उस सिचुएशन में मुसलमानों में जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, मरहट और ये जाट और कौन कौन लोग उठ खड़े होते हैं। उसके बाद एक लंबे वक्फे के बाद जब हिंदुस्तान, मेरा ख्याल है आप जो हैं तारीख़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मुझे बताइए कि मौजूदा जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं, आज़ादी के बाद की जो सूरत हाल है, उसमें आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यही एक वजह है कि मुसलमान चूँकि अपने आप को गैर महफूज समझते हैं तो वो एक जगह जमा हो जाते हैं, एक मोहल्ला अपना आबाद कर लेते हैं, या इसके अलावा कोई और सबब? इसकी और भी वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि जहाँ मुस्लिम आबाद होते हैं, अब वहाँ मस्जिद है या दूसरे जो मदरसे हैं, तो उनसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो अपने इस्लामी अक़दार से भी जुड़ पाते हैं एक साथ रहने की वजह से।
मेरा ख्याल है कि यहाँ मैं इम्तियाज़ साहब से उनकी राय जानना चाहूँगा। एक तो ये आया कि साहब अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है जो उनको एक जगह जमा होने पर मजबूर करता है। एक नुक्ता इन्होंने उठाया कि वो इसलिए भी एक जगह जमा होना चाहते हैं कि मसलन ये कि मसाजिद कायम कर लेते हैं, मदरसे कायम कर लेते हैं जो उनकी मजहबी ज़रूरतों को या बाद समाजी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि एक तो जिसको आप गेटवाइजेशन कह रहे हैं वो इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक़ से नहीं है, एक ही कौम के लोग भी गेटवाइज हैं, एक ही ज़ात के लोग भी गेटवाइज हैं, इसलिए आपको ऐसे भी मोहल्ले मिलेंगे जहाँ एक ही ज़ात के लोग रहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना कि आज भी मुसलमान गेटोज़ में रह रहा है वो सही नहीं होगा, इसलिए कि जुमा मस्जिद या चांदनी चौक के इलाके में अभी भी बहुत अच्छी तादाद में गैर मुसलमान भी मुसलमानों के साथ रहते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज न करें। निज़ामुद्दीन में भी वही सूरत हाल है, जामिया शरीफ में भी वही सूरत हाल है। तो हम इसको उस पस मंज़र से देखें जो ज़फ़र आगा ने सामने लाया कि जब मुसलमान तरक्की करने के बाद उन इलाक़ों में जाने लगता है जहाँ के आम शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो राइट की अगर सिचुएशन होती है तो उससे वो मजबूर हो जाता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से वो वापस उस इलाके में चला जाए। आप भी वही बात कर रहे हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, लेकिन मेरे जहन में एक और चीज़ आती है कि पिछले 10 साल के दौरान इस मुल्क में बाज़ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, उसमें कुछ मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं जो मनफी हैं। लेकिन एक मुस्बत तब्दीली हुई कि अगर आप हम गोधरा की मिसाल छोड़ दें, सिर्फ एक गोधरा को छोड़ दें, और उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 10 साल के अरसे के अंदर वो जो फसादात का सिलसिला था कि हर त्यौहार के मौके पर मालूम होता था कि साहब टेंशन हो गया है, फसाद हो गया है, और ख़ास तौर के पर वो तमाम शहर के जहाँ मुसलमान 20-25% की तादाद में है, वहाँ हर साल तकरीबन एक आध फसाद होता था। लेकिन अब वो सूरत हाल जो है वो बड़ी हद तक बदल गई है। क्यों, आपका क्या ख्याल है कासिम रसूल? देखिए वैसे असल में मैं तो इसके लिए दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। एक तो वही मनफी फैक्टर है जिसकी तरफ ज़फ़र आगा साहब ने भी और इम्तियाज़ साहब ने इशारा किया कि इनसिक्योरिटी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुसलमानों में पैदा हुआ। लेकिन एक पॉजिटिव ज़रूरत है मुसलमानों की, जिसको हमारे भाई ने कहा है कि एक आइडियोलॉजिकल नीड है उनकी, यानी और एक तहजीबी ज़रूरत है उनकी। यानी एक आइडियोलॉजिकल नीड ये है कि उनके बच्चे जिस माहौल में परवरिश पा रहे हैं वो अपने समाज से जुड़े रहें, अपने इक़दार से जुड़े रहें, अपने वैल्यूज़ से उनका ताल्लुक़ रहे। तो जाहिर है कि वो एक ऐसे समाज में जहाँ इसका इम्कान कम है वहाँ जाने को मुकाबले में वो उस जगह को प्रेफर करते हैं जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं उन्हें। दूसरी चीज़ है कल्चरल ज़रूरियात हैं उनकी, शादी ब्याह के मौके पर, इसके अलावा जो हमारे त्यौहार हैं उनके मौके पर वो एक ऐसे माहौल के मुतमन्नी और मुतलाशी होते हैं जहाँ उनको उन तमाम चीज़ों का करने का मौका हासिल हो। तो एक चीज़ तो एक पॉजिटिव ज़रूरत है उनकी जो उन्हें इसके लिए तैयार करती है कि वो ऐसे इलाकों को तलाश करें जहाँ वो ये चीज़ें पूरी हो सकती हों। और दूसरी चीज़ ये कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी है कि बाज़ वो लोग भी जो इन इलाकों से निकल किसी और इलाके में जाना चाहते हैं वो मजबूर हो जाते हैं दोबारा उन इलाकों तक वापस आने में। लेकिन एक और बात की तरफ मैं आप तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि पिछले 50 सालों से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये सामने रहा है कि मुसलमानों को यह एहसास दिलाया गया है कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, वो मुल्क के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। वो उनके अंदर भी एक तरह से बैक बेंचर्स वाली कैफियत पैदा हो गई कि हमारा कोई रोल नहीं है मुल्क की तरक्की में, आम इंसानों की तरक्की में, आम इंसानों के मसाइल में, और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ हमें एहसास की जरूरत है कि हमने अपने ऊपर जो एक चीज इंपोज कर ली है हालात के नतीजे में, उससे बाहर निकलने की। कासिम रसूल इलियास साहब ने मेरा ख्याल है कि इस बहस के अंदर एक नई जहत का इजाफा किया है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जहत है कि एक जो आम फजा बनी इस मुल्क के अंदर, और एक जो ख्यालात इस तरह के पैदा हुए जिसमें उनको एहसास दिलाया गया कि साहब आप जो हैं वो नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, तो चुनाचे उन्होंने भी खुद को समझ लिया कि हम फिर ठीक है अलग हो जाते हैं। शमीम फैजी साहब, आप इस नुक्ते पर मजीद कुछ कहना चाहेंगे, इसको पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो देखिए, मैं पहली बात तो सवाल को इस ढंग से पोस्ट करना कि मुसलमान खुद को अलग कर रहा है गलत होगा। सवाल यह है कि क्या हमारे मुल्क में हालात को इस सिमत में ले जाया जा रहा है कि मुसलमान अपनी शिनाख्त के लिए गेटवाइजेशन की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा सही ये है, और सच ये है, आप कह रहे हैं कि 10 साल में बड़े फसादात नहीं हुए, लेकिन गुजरात के फसाद ने सारे मुल्क पर एक नया तासुर कायम किया है, और वो ये कि पहले किसी हद तक
पुलिस, इंतज़ामिया और अदलिया पर एतमाद था। गुजरात के बाद वो एतमाद ख़त्म हुआ है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़्यादा संगीन हुआ है। इस वजह से भी मुसलमान घेटोइजेशन की तरफ जा रहा है, सिर्फ सलामती के एहसास की वजह से। मैं कासिम रसूल साहब की या ऑडियंस में से जिन साहब ने ये कहा कि कल्चरल और तहजीबी ज़रूरियात की वजह से वो मुज्तमा होता है, ये ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। ज़्यादा सही ये है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से ही मजबूर है कि उन बस्तियों में जाकर रहे जहाँ फसादात के वक्त उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। देखिए, मैं इस गुफ्तगू को असल में दिल्ली तक महदूद नहीं करना चाहता, क्योंकि हम दिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जाहिर है कि हम हिंदुस्तान के तमाम शहरों के बारे में बात कर रहे हैं। एक उमूमी जो एक ट्रेंड है, आम ट्रेंड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बात कासिम रसूल साहब ने फरमाई और उन्होंने अभी कह रहे थे, बहुत अहम बात है और शहीम साहब ने जो नुक्ता है, मैं इस ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि मुसलमान की कल्चरल ज़रूरियात के लिए उसको अलग रहना लाजमी है या उसकी वजह से ये फिनोमेनन है। क्यों? अगर ऐसा होता तो इस मुल्क का के हिंदू जो हैं उनकी भी एक्सक्लूसिव बस्तियां होती, वो उनको भी उनके भी कल्चरल तकाजे हैं, वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं इलाकों में रहते जो मंदिरों से करीब है या इस किस्म की ज़रूरियात। मेरा ये मानना है कि ये जो आइडेंटिटी का फैक्टर है, एक तरफ मसला है इनसिक्योरिटी का, जिसको स्टेट अपरेटस गुजरात संघ परिवार और एक कम्युनल सियासत का प्रोडक्ट है और जिसका नफ्सियाती पहलू है मुसलमानों में इनसिक्योरिटी का पैदा होना, उसकी वजह से गेटवाइजेशन। उसका एक दूसरा पहलू है जो मैं समझता हूं कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स बहुत मुसलमानों के अंदर कदामत परस्त अनासिर उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये ख्याल पैदा करते हैं, मुस्लिम कदामत परस्त अनासिर जो हैं वो ये ख्याल पैदा करते हैं कौम में, उनमें एक आइडेंटिटी की क्राइसिस तो है मुसलमानों में, ये जेन्युइन क्राइसिस है, उसके नफ्सियाती पहलू हैं, उसके पॉलिटिकल माशी सारे पहलू हैं। उन एक्सटर्नल फैक्टर्स का फ़ायदा उठाकर कदामत परस्त मुस्लिम एलिमेंट्स जो हैं वो मुसलमानों में ये एहसास उजागर करते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी हर बात जो है वो बस तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है और इसके लिए तुम्हारी कल्चरल ज़रूरियात हैं, तुम्हारी मस्जिदें हैं, तुम्हारे मदरसे हैं। मस्जिदें साउथ दिल्ली में भी हैं, मदरसे साउथ दिल्ली में भी हैं, हैदराबाद के, बॉम्बे के मोस्ट मॉडर्न इलाकों में भी हैं, बाजारें और सब जगहों पर भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुसलमान जो है वो बेचारा इन दोनों प्रोसेस के बीच में कहीं फंसा हुआ है। ये जो गुफ्तगू रुख ले रही है और जिस तरह से ये डिस्कशन जो है, ये डिबेट जो है वो आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि कई पहलू इसके अंदर नए जोड़ गए हैं। और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जिस मसले पर गुफ्तगू करेंगे वो ये है जो ज़फ़र आगा साहब ने अभी एक मसला उठाया, और वो है बुनियाद परस्त मुस्लिम जो तंजीमें हैं या अंजुमनें हैं, वो जिस तरह से मुसलमानों में एक खौफ का एहसास पैदा करती हैं, जिस तरह से उनको मजबूर करती हैं कि वो अपने इर्द गिर्द एक हिसार कायम करें, तो वो किस हद तक क्या रोल प्ले कर रहा है इस पूरी सूरत हाल में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे में जाने से पहले ज़फ़र आगा साहब बात कर रहे थे कि मुसलमानों की कुछ बुनियाद परस्त तंजीमें हैं, जिस तरह से हिंदुओं की बाज़ बुनियाद परस्त तंजीमें हैं जो मुसलमानों को ये एहसास दिलाती हैं कि आप इस मुल्क का जो बुनियादी धारा है उसका हिस्सा नहीं है। इसी तरह मुसलमानों की भी कुछ तंजीमें हैं जो मुसलमानों में ये खौफ पैदा करती हैं कि उनकी नफ्सियात को मुतासिर करती हैं और उनके अंदर खौफ पैदा करती हैं, उनको इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि वो अपने गिर्द एक हिसार कायम कर लें। ज़ियाउल हक साहब, इस मरहले पर मैं चाहूँगा कि आप के क्या ख्यालात हैं, आप क्या महसूस करते हैं? रवादार जमहूरी निज़ाम, उसके कुछ आदाब हैं। उसमें एक ये है कि जो डिस्कोर्स हो उसमें बहुत सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं। जैसे ज़फ़र भाई ने कहा कि क़दामत परस्त या इस तरह से,
तो हम उन्हें कह सकते हैं कि मजहबी तंजीमें या इस तरह से, एक तो ये उसका ख्याल रखा जाए। दूसरी बात यह है कि प्लूरल सोसाइटी में जहाँ हम फ़ौजों में, सिविल सर्विसेज में, कॉलेज में जो पढ़ाने जाते हैं, अखबार में काम करने जाते हैं, और माशरे में ये पूरी तरह से जब घुले मिले हैं, हर जगह वर्क प्लेस से लेके हर जगह, यहाँ तक कि एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में, ऐसे त्योहारों में नहीं बल्कि मजहबी त्योहारों में भी शामिल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उस पर इंसिस्ट करना कि नहीं हम तो अलग ही रहेंगे तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी, आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा ज़ोर इसमें नहीं होना चाहिए ऐसे मामलात में। हाँ, दूसरी बात यह है, अच्छा फिर यह है कि जब हम खुद ही उसको एक मुस्तहसन बात बता रहे हैं, एक प्रेफरेंस बता रहे हैं कि नहीं वहीं हमारी शनाख्त बचती है, तो फिर हम उसका कंप्लेंट नहीं कर सकते। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन जो बातें चल रही हैं उसमें कंप्लेंट का भी लबल लहजा है और प्रेफरेंस भी उसी मोड ऑफ लिविंग के लिए है, तो ये दोनों बातें नहीं होंगी और हम नहीं इंसिस्ट कर सकते उस चीज़ के ऊपर। दूसरी तरफ ये है कि सबको मालूम है कि इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पूरे स्टेट की तरफ से ये होने लगा है कि मुसलमान हो या कोई और कमज़ोर तबके हों, दलित हों, या जब वक्त पड़ता है मिलों में और यहाँ वहाँ तो मज़दूरों पर और किसी भी कमज़ोर तबके पर के साथ जो होता है, क़बाइल के साथ होता है, तो वहाँ स्टेट जो है वो एक एडवर्सरी के तौर पर उसके सामने आता है। ये जो आपने सवाल उठाया है ये अहम सवाल है, इस पे मैं थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करूंगा कि जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं क्या उन पर से मुसलमानों का एतबार उठ गया है और वो एक मसला है, तो उस पर तो मैं थोड़ी देर बाद गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आपने एक और अहम बात जो कही है वो ये कही है कि जो त्यौहार हैं, मुख्तलिफ जो कौमें हैं जो त्यौहार मनाती हैं वो मिलजुल कर मनाती हैं या उनको कम से कम मनाने चाहिए वो त्यौहार। यहाँ हमारे पास शमीम तारिक साहब मौजूद हैं, बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और बम्बई के अंदर जो गणपति उत्सव होता है वो बहुत बड़ा त्यौहार है और पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आईं कि बाज़ इलाकों में मुसलमान जो थे उसमें शामिल हुए, उस त्यौहार में हिस्सा लिया उन्होंने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार, ये पहले था सिलसिला कि जो हमारे यहाँ रिवायत रही है कि हिंदू और मुसलमान अपने त्यौहार मिलजुल के मनाते थे, दिवाली है, ईद है, होली है, इस तरह के जो त्यौहार हैं। लेकिन एक फीलिंग ये भी है, कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि हाल के वर्षों में कुछ एक फ़ज़ा इस तरह की बनी है कि वो जो एक था मिलजुल के त्यौहार मनाने का जो सिलसिला था वो कम हुआ है। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि बम्बई में काफ़ी तनाव रहा है? जी, तो बहुत अच्छी बात आपने शुरू की है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले ज़रा इसको वसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं घटाइजेशन के ऊपर, तो असल में अपनी मज़हब, अपनी ज़ुबान, अपनी इलाक़ाइयत की बुनियाद पर एक जगह रहने का रुझान या फितरत इंसान की फितरत का भी तकाजा है और हिंदुस्तान की सदियों की रीत भी रही है। देखिए, हमारे यहाँ ब्राह्मणवाड़ी है, हमारे यहाँ काजी पाड़ा है, हमारे यहाँ मोमिन पोरा है, हमारे यहाँ दलित बस्तियाँ हैं। ये तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, आदमी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने से बहुत पहले की चीज़ें हैं। इसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में वो चीज़ मौजूद थी। 1930 के आसपास जो है ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन का मामला हुआ कि आबादी अपने मज़हब की बुनियाद पर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके। आज़ादी के बाद ये ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ बढ़ाई जाती रही। आज ये हाल है जिसकी तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं है कि मुस्लिम फ्री विलेज का तस्वुर दिया जा रहा है। अभी 5 सितंबर की पूरी न्यूज़ हमारे यहाँ राजस्थान से आई है और आप बॉम्बे और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी मालेगांव में जो फसाद हुआ तो 130 गांव को मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया। और जहाँ तक त्योहारों में शिरकत करने की बात है, वहाँ पे एक फसाद थाने डिस्ट्रिक्ट में महज इसलिए हो गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का मैच हारी थी, मुसलमान जश्न में शरीक हो रहे थे, उनको भगा दिया गया कि साहब तुम जो है दिखाने के लिए सिर्फ आए हो, तुम्हारा दिल जो है पाकिस्तान के साथ है, सिर्फ तुम हमको दिखाने के लिए आओ। तो ये जो रुझान है, सिर्फ ये कहना कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से घटाइजेशन हो रहा है, सिर्फ ये कहना कि अपने कल्चरल आइडेंटिटी के लिए ये हो रहा है, ये सही नहीं है। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं और एकेडमिक लेवल पर, समाजी लेवल पर इसका तजिया हमें करना चाहिए और इनके दरमियान में इस सिचुएशन से, इस नफ्सियात से
फायदा उठाती हैं मुस्लिम तंजीमें भी और हिंदू तंजीमें भी। उनको आइसोलेट करने के लिए तभी हम कामयाब हो सकते हैं जब इसके सही तनाजुर में हम ये जो आपने जो बात कही है, इससे एक नया पहलू उभरता है, और वो पहलू ये है कि मुसलमानों के तई जो इस मुल्क की अक्सरियत है या दूसरे फिरके हैं, उनका रवैया जो है वो तब्दील हो रहा है, वो भी तब्दील हो रहा है, उसमें तब्दीली रूनमा हो रही है। उस पर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ये मेरे जहन में पहले भी था सवाल, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूंगा कि मुझे तो कहीं कहीं ये महसूस हो रहा है कि घेटाउजेशन पर मजबूर करके घेटाउजेशन में शामिल होने का इल्जाम रखा जा रहा है। अच्छा, मैं लेकिन जो आपने बात कही है कि हिंदुओं और मुसलमानों की बस्तियां पहले भी अलग अलग होती थी, मैं खुद एक बहुत ही रिवायती शहर से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन पहले सूरत हाल ये थी कि पहले लोगों के पेशे के लिहाज से उनकी आबादियां या बस्तियां होती थी, वो हिंदू या मुसलमान होने की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उनके पेशे के लिहाज से होती थी। जैसे आपने काजीवाड़ा या काजीपाड़ा कहा, तो काजीवाड़ा यहाँ, तो ये तमाम लोग जो थे वो अपने पेशों के एतबार से किसी जमाने के अंदर उनकी बस्तियां अलग हुआ करती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब वो मजहब की बुनियाद के ऊपर इस तरह की बस्तियां बनने लगी हैं। आप इलियास साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मसला ये है कि ये बात के मुसलमानों में ये जो रुझान पाया जाता है कि वो कुछ ऐसी बस्तियों में रहें जहां उनकी अक्सरियत हो, ये रुझान सिर्फ मुसलमानों का रुझान नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जितनी अक़लियतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, सिखों में भी आप देखिए, खुद दिल्ली के अंदर आप देखिए, पंजाबी बाग है, भोगल का इलाका है, बाद ऐसे इलाके हैं जो वो उनको इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो उस जगह रहें। ये सिर्फ 84 की बात नहीं है कि 84 के बाद ये रुझान बड़ा हो, 84 से पहले भी ये था। तो इसका मतलब ये बहुत साफ है कि एक कल्चरल जरूरत भी होती है, खास तौर से मजहबी और लिसानी अक़लियतों की। इसलिए कि देखिए, आप जब भाई ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं में क्यों नहीं होता, मेजॉरिटी के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत कम होता है, और जो माइनॉरिटीज होती है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया के अंदर किसी भी इलाके में आप जाकर देख लें, आप खुद अमेरिका में जाकर देख लीजिए, ब्लैक्स की बस्तियां अलग है। इसलिए कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो अक़लियत में होते हैं। अपने कल्चर के एतबार से उनको इस बात की हमेशा तशवीश रहती है कि वो कल्चर को असिमिलेट करने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा होता है कि यहाँ पे इस बात की बहुत ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को कल्चरली असिमिलेट कर लिया जाए। तो जाहिर है कि जब उनको ये महसूस होता है कि ऐसा खदशा हो, तो वो उस बात की उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते हैं। एक और बहुत बुनियादी ज़रूरत है जिसको भी हमारे सामने रहना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जो सिनेरियो उभर रहा है उसमें ज़रूर सामने रहना चाहिए, वो ये कि एक सियासी ज़रूरत भी है। मिसाल के तौर पर होना तो ये चाहिए कि हर सियासी जमात जो है पॉपुलेशन के एतबार से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ फ़िरक़ों को अपने यहाँ नुमाइंदगी दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुनांचे अब ये सूरत हाल पैदा होती है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत होती है, वहीं सेकुलर सियासी पार्टियां भी उन्हीं इलाकों में मुसलमानों को टिकट देती हैं। तो मुसलमान इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि ऐसी बस्तियां हो जिसके बुनियाद पर असेंबलीज में और पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी हो। अदरवाइज और कोई, खुद दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, इस वक्त दिल्ली की असेंबली के अंदर तकरीबन 17 से 18 मुसलमानों की सीटें होनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि 4 या 5 होती है, इसलिए कि मुसलमान इन इलाकों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासत का रंग बदल गया, इस मुल्क की सियासत का रंग बदल गया, यहाँ अब जात पात की बुनियाद के ऊपर या मजहब की बुनियाद के ऊपर वोट दिया जाने लगा। वो जो एक सेकुलर कैरेक्टर था पॉलिटिक्स का, जफर आगा साहब, आप तो एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों को देखते रहे हैं, और ख़ासतौर पर इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी किसी ज़माने में और अब भी बहरहाल तारीख़ी लिहाज से है कांग्रेस, उस पर आपकी नज़र है। आप बताइए कि किस हद तक कासिम साहब की राय से आप इत्तफाक करते हैं? दो बातें, इससे पहले कि आपने जो अभी नया पहलू उजागर किया है, उससे पहले मैं ज़ियाउल हक साहब फरमा रहे थे कि लिबरल डेमोक्रेसी में ये डिस्कोर्स, ये लैंग्वेज परस्ती वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये बात का एडमिशन बहुत ज़रूरी है। हम आज तक हिंदू क़दामत परस्ती और फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म और संघ परिवार की सियासत के बारे में तो बात करते रहे, लेकिन अगर हम अपने बारे में, हम खुद मुसलमानों में क़दामत परस्ती, फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज, उलमा का होल्ड और उसके बिना पे उससे कौम का जो सदियों से नुकसान होता रहा, इसके बारे में बात ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब। यानी आपका कहना यह है कि हमें इवन हैंडेड होना चाहिए, बिल्कुल सबके साथ। मुसलमानों के मसाइल खाली इसलिए नहीं है। अभी मोहम्मद महातिर ने एक लेक्चर दिया मलेशिया के
के प्राइम प्रेसिडेंट ने, उसने ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि सारी दुनिया में मुसलमान जो है मसाइल का शिकार है और उसके जिम्मेदार अगर हम सिर्फ बाहरी फैक्टर्स को कहते रहेंगे तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। इससे कतई नजर आपने जो सवाल किया, मैं 1 मिनट जरा सा चूंकि वक्फा एक लेना चाहते हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और हम दोबारा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक बहुत अहम सवाल ये आया था कि क्या ऐसा हो रहा है इस मुल्क में कि मुसलमानों के तई गैर मुस्लिमों के रवैये के अंदर तब्दीली आ रही है। एक सवाल ने उठाया कासिम इलियास रसूल साहब ने, और वो ये था कि सियासत भी इसके लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार है घेटोइजेशन के अमल के लिए। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी जमातों के रोल पर, इस नतीजे पर पहुंचे थे या कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा था कि अब सियासी जमातें भी ये देखती हैं कि किस इलाके में किस मज़हब के लोग जो हैं, पैरोकार जो हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, चुनाचे उस इलाके में उस मज़हब के लोगों को टिकट ज़्यादा दिए जाते हैं। और ये भी एक सबब है घेटोइजेशन का, और ये सही कह रहे हैं किसी हद तक, मैं भी इनसे इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि हमने देखा है दिल्ली के बाज़ इलाक़ों में जो वहाँ के मुसलमान काउंसलर हैं या एमएलए हैं, वो किस तरह से दूसरे इलाक़ों से आने वाले लोगों को उन इलाक़ों में आबाद करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ किस तरह के मसाइल उसकी वजह से पैदा होते हैं। जब आबादी की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो किस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इम्तियाज़ साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए कि ये तो आपका ख़ास सब्जेक्ट है और मौजू है। मेरे ख्याल से मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन कौन करे, इस पे मुसलमानों की सोच भी बदली है। शुरू के 30 सालों में, 40 सालों में या तो मुसलमानों की क़यादत करते थे जवाहरलाल नेहरू और या इंदिरा गांधी, और एक अरसे तक मुसलमानों ने मुलायम सिंह से भी अपनी क़यादत करवाई। लेकिन मौजूदा हालात में जो सोच पैदा हुई है वो ये है कि न सिर्फ हमारी अपनी एक सियासत होनी चाहिए, बल्कि उस सियासत की नुमाइंदगी हम खुद ही करें। इसलिए ये फ़िक्र पैदा होती है कि हमारा कंसंट्रेशन हो। मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इसके बावजूद कि गेटवाइजेशन पे हम इतनी बात कर रहे हैं, हम उसको पूरे जोग्राफियाई तरीके से सोच रहे हैं। उससे ज़्यादा जो जहनी गेटवाइजेशन है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कौम खुद ज़िम्मेदार है। देखिए, मेरी पहचान पे कोई ख़तरा पैदा नहीं होता अगर मैं पैंट पहन करके आता हूँ, लेकिन अगर मेरी इस फिक्र गेटवाइज्ड है तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान दिखने के लिए मुझे एक खास किस्म की टोपी लगानी चाहिए और टखने से ऊपर का पैजामा पहनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गेटवाइजेशन पे जो बहस हो वो इस पे न हो कि ज्योग्राफी के एतबार से वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, बल्कि जहनी तौर पे किस तरह से सोचता है और किस तरह से मौजूदा हालात ने उसकी इस जहनीत पे और उसके जहनी सोच पे असर डाला है, वो मैं समझता हूँ। ये आपने इस पूरी बातचीत को, इस पूरी गुफ्तगू को एक नया रुख दे दिया है कि घेटोइजेशन की भी 2 किस्में हैं, एक जिस्मानी है, एक मकानी है नौइयत का है, और दूसरा जो है वो जहनी नौइयत का है। मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑडियंस से हम अभी तक हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की है, मैं चाहूँगा कि इस मौजू के ऊपर कोई बोलना चाहेगा, इस मौजू पर अपने ख्यालात। जी, ये जो अभी 2 तकसीम किया कि एक मकानी और दूसरा ये कि इंसान का एक जहनी, तो मेरा ख़याल ये है, और वो जो मकानी है या जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उसकी पहचान दाढ़ी है, टोपी है या टखने से ऊपर पैजामा है, मेरे ख़याल में जहन के अंदर जो कुछ होता है, यानी जहन में जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उसका इजहार बाहर में भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर में उसका हुलिया कुछ और हो और अंदर से वो कुछ और सोच सकता है। ये और बात है कि कुछ मिसालें इस तरह की देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि इंसान अंदर से जोकर है तो उसका चेहरा बाहर से भी जोकर सा मालूम होता है।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान की जो जाहिर का लिबास है या जो जाहिरी वज़ाक़ता है उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका सोचने का अंदाज क्या है, वो किस तरह से सोचता है, वो सेकुलर अंदाज से सोचता है या कम्युनल अंदाज से सोचता है, ये आप कहना चाहते हैं? आपके बरस कहा है। अच्छा, ये कहना फिर क्या कहा? नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान जो है, हाँ, जो जाहिर, अगर आप जो है दाढ़ी रखे हुए हैं, अगर आपने टोपी लगा रखी है, इसका मतलब है आप कम्युनल आदमी है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मजहबी। तो अब आपने इसको दो खानों में बांट दिया कि मजहबी होना अलग है और कम्युनल होना या मुतासिब होना, तंग नजर होना अलग है। ये मैं दो खानों में नहीं बांटा हूँ, मजहबी होना आप एक ही खाने में सबको रखना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो बात ये कही गई कि इंसान का जाहिर क्या है, बातिन क्या है, हालात जो हैं इंसान को कब पलटा दे दें, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इंसान का जो जाहिर और बातिन दोनों एक जैसा होना चाहिए। दिखावे में कुछ ऊपर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो, ये चीज़ जो है मुनासिब सी नहीं है, लगती है जो है। और हालात तो आते रहेंगे, लेकिन हालात का हमको जो है सामना करना पड़ेगा, मिलजुल करके करना पड़ेगा। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें हम किस धारे में बह रहे हैं, और वो धारा देखना पड़ेगा कि हमारी शरीयत के मुताबिक वो धारा उसमें हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हालात तो आएंगे। अहकामात को तोड़ करके हालात को बताना ये मुनासिब नहीं है। ये हमारी एक तरह की कुर्बानी भी होगी कि कैसे भी हालात आए और हम अपने इस्लाम पर, हम अपने ईमान पर, हम अपने दीन पर जमे रहे। और जो शख्स इस तरीके को अपनाएगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। और कोई ऑडियंस के अंदर और कोई नुक्ता नजर? जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी भाई साहब ने कहा हमारे कि जहन जो अंदर कुछ होता है वही बाहर भी झलकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुझे अंदर से ये फील होता है कि मैं कुर्ता पैजामा पहनूं, लेकिन अगर मैंने MBA किया है, ठीक है, तो मुझे मजबूरी होगी, मुझे पैंट शर्ट और टाई पहन के जाना होगा। तो अंदर सोच अलग हो सकता है, बाहर दिखावे के लिए भी अलग करना पड़ेगा आज के ज़माने के एतबार से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, मैं एक बात इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी जी, क्या शरीयत के मतलब सिर्फ पैजामा और टखने के ऊपर का पैजामा और इतनी बड़ी दाढ़ी होता है? क्या रसूल पैजामा टखने के ऊपर पहना करते थे? देखिए, पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम इस्लाम दो बातें हैं, मैं जो शुरू से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का कॉन्टेक्स्ट हो या हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों का कॉन्टेक्स्ट, एक क्लैश है मुसलमानों का मॉडर्निटी से। इस वक्त ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं MBA हूं, मुझे जॉब पे जाना है, अगर मैं शेरवानी शेरवानी को हम शरिया समझ लेते हैं। कोई अरब से अगर आप कहिए कि ये शेरवानी जो है वो, तो वही विल लॉफ एट यू। तो जो पूरा तजाद है मुसलमानों का, वो तजाद ही यही है कि हम आज के जो तकाजे हैं, मॉडर्न जिंदगी के जो तकाजे हैं, उनको बेवजह शरीयत से जोड़ लेते हैं, बेवजह शरीयत से। कोई संघ का अटैक शरीयत पे कतन नहीं है। संघ आपके ऊपर, संघ और कम्युनलिज्म भी, मेरा ये मानना है कि उनकी, फिर पॉलिटिक्स पे आना पड़ेगा, कम्युनलिज्म भी संघ की एक पॉलिटिक्स है और एक टैक्टिक्स है। और वो इस वजह से है कि आप देखिए, हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म के दो फेजेस हैं, एक प्री पार्टीशन और आज़ादी के कुछ बाद तक का, उसमें मुसलमान भी उतना ही बड़ा हिस्सेदार है, मैं मानता हूँ, जिना की मुस्लिम लीग, बला बला बला। उसके बाद जो दूसरा फेज जिसको हम और आप आज फेस कर रहे हैं, वो मंडल के बाद का है। हिंदुस्तान में जब कास्ट पॉलिटिक्स ने जन्म लिया और बैकवर्ड और दलित को ये समझ में आया कि उसका असल दुश्मन अपर कास्ट है, और अपर कास्ट ने जब थ्रेटन महसूस किया, तो उसने एक हिंदुओं में एक बाहर का एनिमी फैक्टर जनरेट करने के लिए मुसलमान का फैक्टर खड़ा कर दिया। शमीम तारिक साहब, ये जो सवाल अभी हम कर रहे थे और जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो लिबास का जो है आपकी तहजीबी शनाख्त से या आपकी मजहबी शनाख्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान एक तरह का लिबास नहीं पहनते, सारी दुनिया के मुसलमानों का खाने पीने का तरीक़ा एक सा नहीं है, सारी दुनिया के मुसलमानों का जो तर्ज़ अमल है वो एक तरह का नहीं है। और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, शुमाली हिंदुस्तान का मुसलमान किसी और तरह, केरला के मुसलमान से अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना उसकी जुबान है, ना उसका खाने का तरीका है, ना उसका कपड़ा वैसा है। मजहब ने लिबास के बारे में कुछ उसूली बातें हमें बताई हैं। हमारा पूरा मजहब किसी ख़ास लिबास में मुक़य्यद नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि मजहब जो है मोहताज है लिबास का, तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता जी। एक बात यहाँ ये कही कि भाई जो अंदर होता है वही बाहर आता है, अब तो ये बात भी गलत साबित हो चुकी है। बहुत से ऐसे अफराद आपको जो पैंट और बुशर्ट और जर्सी में हो, बड़े खुशू और खुजू के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए और तिलावत करते हुए मिलेंगे जी। 1000 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे, जुमा का वक्त है,
रमजान शरीफ का महीना है, लंबी दाढ़ी रखे हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं और सिगरेट पीते हुए रास्ते से चले जा रहे हैं, उनके हाथ में जो है चंदे की भुग्गी है। तो वो सारी चीज़ें अब बदलती जा रही हैं। अब एक बड़ा इबरतनाक वाक़या मैं आपको बताऊं, हमारे बम्बई में एक हिंदी अखबार का दफ्तर है, उनके मालिक जो है हमारे दोस्त है, मैं कभी कभार जाता हूँ वहाँ पे, उसके बाजू में दारू खाना है। तो एक हरी पगड़ी वाले बाबा जो लोगों को ताबीर देते हैं, जिनकी शादी ना हो शादी करा देते हैं, जिनको रोजी ना मिले तो उनको रोजी दिला देते हैं, सब वो रोज रात में आके वो आदमी उसमें दारू पीता है और दारू पीने से पहले अपनी पगड़ी उतार देता है और फिर जब बाहर वो निकलता है 10 कदम आगे जाता है, दूसरी गली में जाते हैं तो फिर हरी पगड़ी बांध लेता है। तो ये जो एक लोगों में रुझान ये था कि साहब अगर हम एक खास वज़ाक़ता में जाएंगे तो लोग हमारी आवभगत ज्यादा करेंगे। तो ज्यादातर ऐसी ही वज़ाक़ता के लोग सिक्के रायजुल वक्त की तरह जा रहे हैं। हम लोग को तो कोई धक्का देते बनाते हैं, ये शमीम तारिक तो गलत आदमी है, क्योंकि हमने अपनी वज़ाक़ता ऐसी नहीं बनाई है, लेकिन हम मजहबी एतबार से। अच्छा, दूसरी बात एक और, यहाँ पे कुछ गुडमुट किया जा रहा है, मजहबी होना और कम्युनल होना ये दो अलग अलग चीजें। और जो मजहबी होगा, सच्चा मजहबी होगा, वो इंसानियत का दायरा उसका होगा, वो घेटाइजेशन का शिकार मजहबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी नहीं होगा, मादी तौर पर भी नहीं होगा और जहनी तौर पर भी नहीं होगा। उसकी मिसालें भी है, यहाँ पे जिनका नाम आप कम्युनलिज्म के नाम पे ले सकते हैं या जिनका नाम आप क्राइम के जिम्मे में ले सकते हैं, उनमें कोई जो है मजहबी आदमी नहीं है। वैसा असल में देखिए, ये जो तहजीबी शनाख्त वाली बात हो रही एक बात ये जो इन्होंने कही, यानी जब एक बात जो मुसलमान करता है, सेक्युलरिज्म की बात हम जब करते हैं तो हम दूसरों के बारे में तो सोचते हैं कि वो अपने बारे में नहीं कि हमें खुद कितना ये भी तय करना होगा और हर मसले को शरीयत से जोड़ देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब। देखिए, हमारे दरमियान इत्तफाक से कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान खातून मौजूद है और कश्मीर जो है वो जो आपने सेक्युलरिज्म की बात कही है, मजहबी रवादारी की बात कही है और तहजीबी शनाख्त की भी बात कही है, वो कश्मीर एक यूनिक जगह थी। मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, बहुत साल तक रहा हूँ। वहाँ मुसलमान में और हिंदू में ये इम्तियाज़ करना, ये फ़र्क करना कि ये मुसलमान है, हिंदू, बड़ा मुश्किल काम था। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो एक रिवायत थी कश्मीर की, मजहबी रवादारी की रिवायत, उसको किस हद तक नुकसान पहुँचा है? पिछला जो अरसा देख रहे हैं हम, एक अरसे से चल रहा है, उसको किस हद तक नुकसान पहुँचा है और क्या तब्दीलियाँ कश्मीर में आई हैं? कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा है। जैसे आप देखते हैं टीवी वगैरह पर या मीडिया दिखाता है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो एक तरह का एक इत्तेफाक था, एक मोहब्बत थी, वो अब भी कायम है। अब भी जब कश्मीरी पंडित लौट आते हैं या फिर हमारे एरिया में जो भी पंडित आते हैं, हमारी लैंग्वेज एक है, हमारा कल्चर एक है, लिबास एक है, और जब हम एक साथ होते हैं हम बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना दैट हु इज़ मुस्लिम एंड हु इज़ नॉन मुस्लिम। और अब भी हम एक बिल्कुल भाईचारे की तरह रह रहे हैं, बिल्कुल हमें में कोई फ़र्क नहीं है। इवन कि हमारे जो त्यौहार भी होते हैं वो भी इसी तरह सेलिब्रेट होते हैं, त्यौहारों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अब कश्मीर से बाहर रहती हैं, कश्मीर में नहीं रहती हैं, आप यहाँ रहती हैं, शुमाली हिंदुस्तान में रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं या तालिब इल्म हैं, जामिया के अंदर पढ़ती हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या महसूस होता है? ये तमाम इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप जो हालात यहाँ देखती हैं वो आपके सामने हैं, आप इंटरेक्ट भी करती होंगी, तो आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में, इस पूरी सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय बनती है? आप क्या महसूस करती हैं? ये जो हमने इतनी सारी बात की है, मजहबी रवादारी की बात की है, घेटोज की बात की है, जैसे घेटोज की बात हो रही थी, आप क्या महसूस करती हैं इसमें? जहाँ तक ये है कि गेटोज़ की बात है, देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक तरह की मजबूरी हो गई है अपनी सिक्योरिटी के लिए। गुजरात में हालात जो है, मौजूदा हालात, इन हालात ने गुजराती मुसलमानों को मजबूर कर दिया एक जगह होने के लिए, ताकि जब कभी बाहर के लोग या डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो हमारी सोसाइटी में हैं, वो जब भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ देने के लिए तो कोई वहाँ हो, एक दूसरे को सिक्योर करने के लिए, तो एक तरह से नफ्सियाती असर भी है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है इन लोगों। देखा जाए, जहनी तौर देखा जाए, रिलीजन क्या हम मुस्लिम हूं या सिख है होते हैं, जहां हो रहा है दिस इज ओनली पॉलिटिक्स। सियासतदानों का पूरा हाथ है, मामला सियासत का है और सियासतदानों का रचाया हुआ खेल। और हमें वक्त देना है, वक्त आएंगे, दोबारा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम अब थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि मुसलमानों की जो एक ज़ाहिरी वज़ाक़ता है, उससे मुसलमान एक इमेज जो बन रही है, उसके अंदर जो बैनुल अक़वामी हालात हैं उनका कितना हिस्सा है। इसलिए कि जो मीडिया इस तरह की इमेज प्रोजेक्ट करता है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, जो जिस तरह से यहाँ दिखाए जाते हैं, तो उससे हिंदुस्तानी मुसलमानों की इमेज पर क्या असर कायम हो रहा है, मीडिया का रोल क्या है, इस बारे में बात करेंगे इस वक्फे के बाद। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया था कि चूँकि हिंदुस्तानी मुसलमान एक वसीतर मुसलमानी आबादी का, दुनिया की मुसलमानी आबादी का हिस्सा हैं, चुनाचे आलमी सतह पर जो कुछ होता है उसका असर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी पड़ता है। और ये बात मैंने कही थी पिछले कुछ दो तीन साल के अरसे के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं या इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, उसके पस मंज़र में ये बात कही थी। इसलिए कि मीडिया कुछ लोगों को जिस अंदाज से प्रोजेक्ट करता है, जिहादी इस्लाम के बारे में आजकल जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, उसका असर जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमान पर भी पड़ने लगा है। तो मैं मीडिया के हवाले से आखिर में इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा और ज़फ़र आगा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, इसलिए कि आपका मीडिया का काफ़ी तजर्बा है और आप हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े जरीदे के अंदर एक लंबे अरसे तक काम करते रहें। तो ये बताइए कि ये जो घेटवाइजेशन का अमल है, इसको मीडिया किस हद तक बढ़ावा दे रहा है, मुसलमानों की इमेज जो है वो मीडिया किस तरह की इमेज कायम कर रहा है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस बात को, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो अभी आपने सवाल उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया एक ख़ास किस्म की मुसलमानों की इमेज बना रहा है, ख़ास तौर से 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में सारी दुनिया का मीडिया, और मुसलमानों में तो ये बात आम है, गली गली आम है कि साहब ये एक जूइश और अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है और उसके तहत हमको मुसलमानों को जिहादी की इमेज दी जा रही है और उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हिंदुस्तान में तो जाने दीजिए, अमेरिका में खुद ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिल रहे हैं। वहाँ तो सरदारों के साथ भी हो रहे हैं, सिखों के साथ भी। जी जी जी, एयरपोर्ट्स के ऊपर, और उन्होंने अपने कानून भी बहुत सख्त कर। ये इसमें कोई दो राय नहीं और इससे किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। लेकिन सवाल हमको एक और पूछना पड़ेगा कि 9/11 किया किसने? ये खुमियाजा है 9/11 जो हम भुगत रहे हैं। मीडिया को ये कहां से मौका मिला, किसने किया 9/11? ये तालिबान वाली सियासत और 9/11 वाली मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना हरकतें करेंगे अगर, तो हमको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके दुश्मन जो हैं वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया यकीनन जिम्मेदार है, लेकिन उसको मौका कौन दे रहा है? ये बहस भी हमको बहस, ये तो बात हुई मेन स्ट्रीम मीडिया की, ये बात हुई अंग्रेजी अखबारात की, ये बात हुई हिंदी अखबारात की। इत्तफाक से शमीम तारिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और शमीम तारिक साहब जो हैं उनका बिलिट्स के साथ उनकी वाबस्तगी रही। इस वक्त भी एक बहुत बड़े अखबार के इनकलाब जो अखबार है बॉम्बे से शाया होता है, उसके अंदर कालम निगारी करते हैं। मैं उर्दू मीडिया के बारे में भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उर्दू अखबारात के रोल के बारे में, इसलिए कि आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे तक और आज भी उर्दू अखबारात जो हैं वो मुसलमानों की नफ्सियात पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं और उनमें ख़ास तरह की रिपोर्टिंग होती है, उनमें ख़ास तरह के इदारिये लिखे जाते हैं, ख़ास तरह के मज़ामीन शाया होते हैं। सही। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? ऐसा क्यों होता है? ये उर्दू प्रेस जो है इस तरह का रोल क्यों अदा करता है? जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, पूरे मीडिया से हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं उर्दू पे आ रहा हूँ अभी, नहीं उर्दू ही के बारे में आप उर्दू ही के बारे में मैं एक बुनियादी बात आपको बता रही थी कि जैसे इंग्लिश मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंग्लिश प्रेस है या दूसरी वर्नाकुलर प्रेस है, इनका जो रवैया है इस सिलसिले में ये बहुत सही है और उन लोगों ने एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की है। इसके बावजूद बाद अल्फाज को समझने और उसकी तरसील और उसकी तफहीम में वो पूरे तौर पर नाकामयाब रहे हैं और उसकी वजह से गलतफहमियां दूर होने के बजाय फैलती चली गई है। जैसे लफ्ज जिहाद का क्या ताल्लुक है साहब?
लेकिन अच्छा, सवाल यह है कि जो उर्दू मीडिया है वो क्यों नहीं इन गलतफहमियों को दूर उर्दू के बारे में उर्दू का कोई एक प्रेस आप नहीं कह सकते कि जिसने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की हो। गम और गुस्से का तो इजहार हुआ है फसाद के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में। कोई आपको मैं इससे मुत्तफिक नहीं, मैं समझता हूं कि उसामा बिन लादेन की को जिस तरह से एज हीरो अक्सर प्रोजेक्ट किया गया, नहीं साहब, हम तो ये कम से कम मेरा तजुर्बा मैं कंडम करने के कुछ नहीं किया। कासिम रसूल इलियास साहब, और मैं नहीं मानता कि उसामा बिन लादेन ने कोई बड़ा कम्युनिटी के साथ बड़ा। शमीम फैजी साहब कुछ कहना चाहिए। नहीं, देखिए असल में हम मसाइल को उलझा रहे हैं, सुलझा नहीं रहे। पहली बात यह है कि ये मान लेना कि 11 से किया जिनको अमेरिका है, ये बुनियादी तौर पर। देखिए ऐसा है, पहली बात ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, इसलिए कि अमेरिका के अपने भी मफादात हैं जिनके मुताबिक बहुत कुछ किया। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के गेटोइजेशन को इम्तियाज साहब ने कहा कि दो पहलू से देखना है, एक जहनी एक मकानी। जहनी पहलू ये है और उसमें उर्दू मीडिया का एक किरदार है कि वो जहनी तौर पर उनमें गेटोइजेशन पैदा करता है, उर्दू मीडिया की बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा मीडिया है, मैं मेन स्ट्रीम में रहा हूँ, मैं हिंदी अखबारों की रहा हूँ जो मकानी गेटोइजेशन पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है, इसको फर्क करना पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी अखबारों का रवैया एक जैसा नहीं। लेकिन एक चीज, मैं कासिम रसूल इलियास साहब गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहते हैं और मैं भी अखबार भी एडिट करते हैं अफकार मिल्ली, कि आखिर क्या वजह है। मिसाल के तौर पे 11 सितंबर का जो वाकया पेश आया, जिस तरह से उसको कंडेम किया जाना चाहिए था, जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम प्रेस है, जिस तरह अंग्रेजी प्रेस है या दुनिया की दूसरी जुबानों के अखबार हैं, उन्होंने कंडेम किया, उर्दू मीडिया में उस तरह का कंडेमनेशन नजर नहीं आया। इसका सबब क्या है? नहीं, असल में देखिए मसला ये है कि 9/11 के सिलसिले में जो कुछ अमेरिका रुख दिखा रहा है हम उसको मान लेते हैं, यहीं से मामला खराब होते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि खुद 9/11 को छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं इसको 9/11 को छोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पे आप अक्षरधाम पे हमला ले लीजिए, नहीं तालिबान का अक्षरधाम पे हमला ले लीजिए, आप संसद भवन पे हमला ले लीजिए, मैं सारी चीजें लाना चाहता हूं, एक चीज कोई नहीं है। हमने कैसे फर्ज, एक मिनट साहब माफ करें, ये कैसे हमने फर्ज कर लिया कि साहब ये 11 सितंबर को जो कुछ हुआ वो मानो नहीं किया, और कौन सा कर ली गई कि साहब फर्ज